हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव एकेडमी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूनिट 1 के बारे में, सॉलिड स्टेट। अब हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसके एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जनरल करेक्टर स्केच ऑफ सॉलिड स्टेट, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने कैसे पढ़ा था, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो इसके हमने 4 पार्ट्स करे थे, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट। ओके, तो अब कोवैलेंट को निरपेक्ष सॉलिड्स भी कहते हैं, मैंने आपको वीडियो क्लास में बताया था। इसको भी हमने डिफरेंशिएशन फॉर्म में किया था। उसके बाद देख लेते हैं यूनिट सेल्स के बारे में। अब एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एटम्स ऐसे तो होंगे नहीं, कोई कहीं है कोई कहीं है। हमें बेसिकली यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना है। क्रिस्टल लैटिस किसका होगा, जिसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। क्रिस्टलाइन फॉर्म किसकी होगी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर 3D शेप होती है, जिसकी वजह से उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, उसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो शेप क्या बना मिलके बनाती है, क्रिस्टल बनाती है। और पूरा क्रिस्टल, कई सारे क्रिस्टल से क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल्स किससे बनते हैं, यूनिट सेल से। अब यूनिट सेल्स कैसे बनते हैं, जैसे एटम है, अगर हम इन एटम्स को एक साथ लगा दें तो हम बेसिक यूनिट मानते हैं एटम्स। एटम्स से ऊपर वाली यूनिट को हमें क्रिस्टल लैटिस की बेसिक यूनिट मानते हैं, मतलब जो कि यूनिट सेल होती है। अब देख लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है। ये देखो, ऐसे दो तरह की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर भी एक प्रॉपर गैप है सारे के सारे सेल्स के बीच में, और यहाँ पर भी एक प्रॉपर गैप है सारे के सारे सेल्स के बीच में, आई मीन एटम्स के बीच में। तो अब इससे आगे चलते हैं। ये एंगल्स होते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हर एक में जो गैप होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एटम्स को, तो वॉइड्स हमेशा सेम, वॉइड्स की डायमेंशन हमेशा सेम होनी चाहिए, और यूनिट सेल की डायमेंशन हमेशा सेम होनी चाहिए। एंगल चाहे कोई भी हो, ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, लेंथ भी कोई भी हो सकती है। ओके, ये देखो यहाँ पर एक यूनिट सेल दिखा रखा है, ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है। ओके, अब कितने टाइप के होते हैं क्रिस्टल लैटिसेस। सबसे पहले तो आता है यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जिसके बस कॉर्नर कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। अब एक हम मान लेते हैं क्यूब है, यहाँ दिखा रखा होगा। हम्म, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब 8 कॉर्नर्स पे हमारे पास एक यूनिट सेल है। 8 कॉर्नर्स होते हैं एक यूनिट सेल में। ओके, तो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे 8 सेल होते हैं। ओके, तो हर कॉर्नर पे एक सेल हुआ। अब जो एक सेल है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, अगर हम देखें, ये एक मान लेते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक है एटम। तो अब ये हम फ्रंट फ्रंट देखते हैं, इस एटम का कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो ये करेगा, ये वाला यूनिट सेल, आधा मतलब 1/4 इधर चला जाएगा दूसरे यूनिट सेल के पास, फ्रंट फ्रंट का, और बाकी दो और में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फ्रंट में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है,
ऐसे ही बैक में भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा हो। तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 8 पार्ट्स में। एक के पास कितना है? 1/8। एक के पास 1/8 आया ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे एक के कॉर्नर्स पे? 8। कितने मिल रहे हैं उसको? 1/8। हर आइटम का 1/8 मिल रहा है। तो अब हमें पता करना है इसका टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने इसके अंदर। तो 8 से 8 कट गया, आंसर क्या है? 1। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1। z इज इक्वल टू 1। ये z की वैल्यू याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको याद कर लेना, चाहे कैसे भी करो, लेकिन याद हो जानी चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि आगे इस चैप्टर का पूरा बेस इसी पे निर्धारित होगा। तो इसको याद कर लेना। ओके, ऐसे करके अभी हमें ना 3 के और पढ़ने हैं। एक तो है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। एक है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक है BCC। अब इसी डायग्राम से, नहीं, मैं दूसरा डायग्राम इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, ये आ गया दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। अब BCC में कितने हो गए? 8 तो कॉर्नर्स पे हैं, एक बीच में है। अब बीच 8 जो कॉर्नर्स पे हैं वो तो कितने में शेयर हो रहे हैं? 1/8। 8 सेल्स हैं, मतलब एटम्स हैं। तो z कितना आ गया? 1। इस इसका z डैश लगा लो इसको, इस इसका एटम्स, कॉर्नर वाले एटम्स का। अब BCC में एक बीच में भी एटम है, अब बीच में भी एटम लगा लो z डबल डैश, बीच वाले एटम का भी। बीच वाले एटम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? एक सेल के पास, एक यूनिट सेल के पास कितने एटम आ रहे हैं, मतलब कितना पार्ट आ रहा है उस एटम का? कोई डिवाइड नहीं हो रहा। एक एटम एक ही के पास रहेगा, है ना। ये वाला बीच वाला कहाँ से डिवाइड होगा? ये सबसे बीच में है, तो कहीं से शेयर हो ही नहीं सकता, ये अंदर ही रहेगा पूरा यूनिट सेल के। तो क्या आ गया? 1/1 एक पूरा एक के पास है, इंटू 1 एक ही प्रेजेंट है, क्या आ गया? 1। तो z इज इक्वल टू z डैश प्लस जेड जेड डैश डैश, मतलब अब यह क्या आ गया? 1 + 1 2, इसका z होता है 2। अब इसके बाद हमें पढ़ना है FCC का। FCC भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विंडोज़ के 3D व्यूअर पे मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके कहाँ कहाँ आइटम्स प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, यहाँ पर साइड में, इस साइड में आइटम्स प्रेजेंट है। फेसिस पे कितने आइटम्स प्रेजेंट है टोटल? फेसिस पे 6 आइटम प्रेजेंट है टोटल फेसिस पे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आइटम प्रेजेंट है टोटल फेसिस पे। तो फेसिस पे 6 आइटम प्रेजेंट है, तो हम इससे सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि इसमें 6 आइटम तो हैं ही हैं, कॉर्नर्स पे भी आइटम है। यहाँ पर मतलब कि एक एटम कितने में डिवाइड हो रहा है? फेस सेंटर्ड, फेस पे जो एटम है वो कितने में डिवाइड हो रहा है? देखो मैंने इसको ऐसे कर देता हूँ। क्या लगता है कितने एटम्स में कितने सेल्स में डिवाइड हो रहा होगा एक एटम? आधा इधर है, आधा इधर है। तो एक एटम हाफ में डिवाइड हो रहा है, हाफ अपने यूनिट सेल के पास है, हाफ साइड वाले यूनिट सेल के पास है। हाफ अपने यूनिट सेल के पास है, हाफ साइड वाले के पास है। टोटल कितने प्रेजेंट है? 6। और कॉर्नर्स पे तो है ही, इसका जेड हम कई बार निकाल चुके हैं, फिर भी 1/8 इंटू 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से एक पार्ट अपने वाले के पास है, और टोटल 8 प्रेजेंट है, ठीक है। कट गया 3। तो z कितना आ गया इसका? 3 + 1 4, इसका z होता है 4। ये वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BCC और FCC ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रिमिटिव वाला कम पूछा जाएगा, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक तो बिल्कुल नामात्र का पूछा जाएगा, उसमें से तो क्वेश्चन भी नहीं आते। प्रिमिटिव में से 1% मान भी सकते हैं कि आ गया, लेकिन FCC और BCC में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बेसिकली FCC में से।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो अब इससे अगला देखते हैं हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक का। एंड सेंटर्ड क्यूबिक भी यहीं से समझ लेते हैं। मान लो ये वाला आइटम हमने गायब कर दिया और ये वाला भी कर दिया, साथ साथ ये वाला भी कर दिया और ये वाला भी कर दिया। मान लो है ही नहीं है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला आइटम, ये वाला आइटम, एक एंड सेंटर्ड में ये वाले तो सारे होते ही हैं, मतलब फेस सेंटर्ड की कॉपी लगा लो, लेकिन जो आइटम प्रेजेंट होंगे ना वो सिर्फ दो ही होंगे। फेस सेंटर्ड में से दो फेसेस पे होंगे जो आमने सामने होंगे, या तो इन दोनों पे, या ये वाले दोनों प्रेजेंट होंगे, या ये वाले दोनों प्रेजेंट होंगे, बाकी और कोई प्रेजेंट नहीं होगा। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, बाकी और कहीं कोई प्रेजेंट नहीं होगा। सिर्फ दो प्रेजेंट होंगे फेसेस पे, जो कि आमने सामने वाले अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी हमने माना ये वाला और ये वाला, तो इसमें देख लेते हैं z कितना हो गया इसका, हाफ में डिवाइड हो रहा है, टोटल सेल्स कितने 2 प्लस 1/8 में डिवाइड हो रहा है कॉर्नर वाला, टोटल सेल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं 8, 1 1, z कितना आ गया इसका 2, BCC का भी 2 होता है, ECC का भी 2 होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, जो अभी मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इससे अगले पार्ट में चलते हैं। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसको देख लेते हैं एक बार। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। ये सारे की सारी शेप्स दिखा दी, एंगल टिल्टिंग दिखा दी। अब इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये भी मैंने आपको बता दिया जेड के बारे में, है ना। अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड, इससे ऊपर प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव में कितना होता है जेड 1, ठीक है। यहाँ देखो 1 एटम, जेड इज इक्वल टू 1 एटम। BCC में कितना होता है 2, देखो 2 एटम, 8 कॉर्नर्स पे एक बीच में, ऐसे होती है इसकी प्रेजेंस, ठीक है। देखा यहाँ पर एक सेल यहाँ आएगा, एक सेल यहाँ आएगा, एक सेल इसके ऊपर आएगा, एक सेल इसके साइड में आएगा, एक सेल ऊपर वाले के साइड में आएगा, ठीक है। एक सेल उन दोनों के बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा 8 सेल हो जाएंगे। 8 सेल में डिवाइड हो रहा है एक एटम कॉर्नर वाला, और बीच वाला पूरा अंदर प्रेजेंट है, बाहर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका नंबर हो गया 2। FCC में 4 एटम्स, ठीक है। और ECC नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ECC भी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, अब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये क्या बना रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, ये है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में एटम्स नहीं दिखाए थे, देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमें एटम्स दिखाए गए थे, अरेंजमेंट कुछ कुछ ऐसे थी। स्टार्टिंग में चलते हैं, ये देखो यहाँ क्या बनाएगा, हेक्सागोनल या क्यूब, स्क्वायर क्या बनाएगा यहाँ पर, स्क्वायर या हेक्सागोनल, यहाँ बनाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बनाएगा हेक्सागन, ठीक है। तो ड्राइंग थोड़ी इग्नोर कर देना। बाकी ये देखो ये हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इनटू डिफरेंट लैटिसेस, यही आगे एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब आगे देखते हैं।
अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये स्क्वायर है, ये हेक्सागन है ना। यहाँ देखो नीचे भी लिखा हुआ है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम करते चले जाएं, एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, क्यूब। कनेक्ट हो जाएंगे दो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्यूब, क्यूब क्लोज पैकिंग। ये देखो अरेंजमेंट ऑफ लेयर, अगर हम लेयर ऐसे बनाएं, एक तो लेयर बनाने का ढंग है ऐसे, एटम्स एक के नीचे एक प्रेजेंट होंगे, ऐसे लेयर बनाए। दूसरे लेयर बनाने का ढंग क्या है, इसमें हमने बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस छोड़ी हैं, दिख रहा है, मतलब समझ पा रहे हो। मैंने ऐसे लेयर बनाई है और एक बनाई है नीचे नीचे लेयर, तो डिफरेंस समझ पा रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वॉइड, वॉइड उसमें क्या होंगे, बड़े होंगे, इसमें क्या होंगे, छोटे होंगे। इसमें वॉइड ऑक्यूपाई कर लेगा यहाँ पर वाला एटम। ये देखो इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होल होगा, इसमें ऑक्टाहेड्रल होल होगा, दिख रहा है। फर्स्ट लेयर में टेट्राहेड्रल होल है अगर हम वैसे देखें तो, और सेकंड लेयर में एक और होल ऊपर जुड़ गया तो क्या होगा, वॉइड एक और जुड़ गया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। अब ये देख लो, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्फेयर्स बी एन। एक क्लोज पैकिंग में कितने स्फेयर्स हैं, मतलब कितने एटम्स हैं, एन। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होंगे, जैसा कि हमने यहाँ देखा टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल हैं। अगर हम हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को x मान लें और ऑक्टाहेड्रल को y, तो y इज इक्वल टू 2x, दो x मिलके एक y बना रहा है ना। तो इसका मतलब दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। ओके यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या है, ए स्ट्रक्चर जो है, जो क्यूबिक है वो क्या बना रहा है, ए बी सी ए, फिर बी आएगा फिर सी आएगा, है ना। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसा करता हुआ चला जाएगा क्यूबिक। और हेक्सागोनल क्या बना रहा है, ए बी ए बी ए बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर कहीं लिखा है और तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आ जाए, क्योंकि इसकी तरफ से तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं, अगर वो एफ सी सी लिख दे तो कंफ्यूज मत करना, एफ सी सी, अगर वो सी सी पी लिख दे तो कंफ्यूज मत होना। सी सी पी और एच सी पी, सी सी पी और एफ सी सी सेम ही चीज़ मानना, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, इनफैक्ट सेम ही चीज़ मानना तुम बस, ठीक है। दोनों में सेम फॉर्मूले लगेंगे, एफ सी सी और सी सी पी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड फील्ड बता दिया था, जितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उतने उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। अब ये न्यूमेरिकल कर लेना, ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगा। ऐसा फालतू बकवास है। अब आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी हम कल पढ़ेंगे,
बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें एक फार्मूला लगाना है, कुछ हम पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो बहुत आसान है पैकिंग एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, subscribe this channel. Okay, bye.